तारीख 24 जून 2025। दिन का लगभग 1 बज रहा था। झांसी के थाना टहरौली के ग्राम कुम्हरिया के रहने वाले अजय प्रताप सिंह 2 दिन बाद अपने घर लौटते हैं और घर में मौजूद अपनी पत्नी सुशीला को आवाज़ लगाते हैं। जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो उसको घर में ढूंढते हैं, परंतु उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं देती। घर का एक कमरा बाहर से बंद है। जब वह उस कमरे का गेट खोलकर उसके अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा उनकी चीख निकल देता है। सामने बेड पर उनकी पत्नी सुशीला पड़ी है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है। पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह मर चुकी है। उनका शोर सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं और देखते ही देखते मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि घर के अंदर कमरे में बेड पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है। घर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि घर की कीमती चीजें भी गायब हैं। पहली नज़र में लगता है कि इस घर में डकैती हुई है और घर में मौजूद अकेली महिला की हत्या करके डकैत लूटपाट करके ले गए। इसके बाद पुलिस फोरेंसिक टीम को बुलाती है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और क्राइम सीन को गहराई से छानबीन करती है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस जांच में जुट जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और पुलिस घर के लोगों से पूछताछ करती है। सबसे पहले अजय प्रताप सिंह से पूछताछ करती है तो वह बताते हैं कि 22 जून को मेरी पोती का जन्मदिन था और जन्मदिन मनाने के लिए मैं अपने बेटे संतोष के साथ ग्वालियर गया था। पुलिस जब संतोष से पूछताछ करती है तो वह भी 2 दिन तक अपने पिता के साथ ही ग्वालियर में होने की बात कहता है। पुलिस अजय प्रताप सिंह से पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है, तो अजय अपनी बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई आकाश पर शक जताते हैं। रागिनी अजय प्रताप के बड़े बेटे संतोष की पत्नी है और घर में अनबन होने के कारण पिछले कुछ दिनों से वह अपने मायके में रह रही है। उधर पुलिस अजय प्रताप की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट जाती है। अजय प्रताप सिंह द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार मैं दिनांक 22 जून 2025 को ग्वालियर मध्य प्रदेश गया था तथा ग्वालियर में ही रिश्तेदारी में रुक गया था। मेरे घर पर मेरी पत्नी सुशीला देवी अकेली थी। आज दिनांक 24 जून 2025 को समय 1 बजे करीब दिन में मैं वापस गांव आया तो देखा कि अंदर कमरे में बाहर से कुंडी लगी थी। मैं बाहर वाले कमरे में कुंडी खोलकर लेट गया। थोड़ी देर बाद अंदर जाकर कमरे की कुंडी खोलकर देखा तो मेरी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी मिली। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी की हत्या आकाश और रागिनी ने की है। पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और तब तक मृतका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पीएम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की हत्या नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद गला घोटकर की गई है। उधर जैसे ही अजय प्रताप की बड़ी बहू रागिनी को पता चलता है कि मेरी सास की हत्या हो गई है और मेरे ससुर ने मुझे व मेरे भाई के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है, तो वह तुरंत अपने भाई को साथ लेकर थाने पहुंच जाती है। आमतौर पर ऐसे केसों में कातिल या आरोपी या तो तुरंत मौके से भाग जाता है या पुलिस से छिपता है, पर यहाँ तो रागिनी और उसका भाई दोनों पुलिस स्टेशन ही पहुंच गए। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और पुलिस के सामने रागिनी अपने आप को बेगुनाह बताती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, आप जैसे चाहें जांच कर लें। मैं खुद अपनी सास की मृत्यु की खबर सुनकर बेहद दुखी हूँ। मैं तो 7-8 महीने से अपने ससुराल भी नहीं गई। पुलिस को इसकी बात में कुछ सत्यता लगी तो पुलिस अपनी जांच का दायरा और बढ़ाती है। पुलिस और लोगों से पूछताछ करती है। जब गांव में पूछताछ की जाती है तो गांव के ही लोग बताते हैं कि 24 जून को सुबह के समय गांव के आसपास एक महिला
और एक पुरुष को देखा गया था और वो महिला व पुरुष इस घर के अंदर गए थे। अब पुलिस उस महिला और पुरुष की तलाश में जुट जाती है। पुलिस को कहीं कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो पुलिस रागिनी से फिर से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? तुम इतने दिनों से अपने मायके में ही क्यों रह रही थी? इस तरह के तमाम सवाल पुलिस रागिनी से करती है। तो रागिनी बताती है कि हमारे घर में पूजा नाम की एक महिला रहती है। मेरे पति मुझसे ज़्यादा उस पूजा से प्यार करते हैं। उसी से पूजा को एक बेटी भी पैदा हुई है और जब से वो बेटी पैदा हुई है वो मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। जब मैं अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें मांगती हूँ, सामान मांगती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं मिलता, जबकि पूजा जो चाहती है उसे सब मिल जाता। पूजा के बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो इस समय ग्वालियर में है। तभी पुलिस को पता चलता है कि वह अपनी सास के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी और यही बात पुलिस को खटकने लगती है। उसके बाद पुलिस पूजा से पूछताछ करती है। पूजा पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार पूजा सारा सच उगल देती है और उसके बाद जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल पूजा के बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। उन्होंने साल 2014 में उसकी शादी ओरछा गांव के रहने वाले रमेश से करा दी थी। पूजा 12वीं तक पढ़ी हुई थी। वह पढ़ने में भी ठीक ठाक थी और देखने में भी सुंदर, इसलिए कोई भी उस पर मोहित हो जाता था। वह शादी के बाद अपने पति के साथ में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूजा अपने पति से पैसों की डिमांड भी ज़्यादा करती थी और वह उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता था। इसी को लेकर पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन रमेश पर कोई गोली चला देता है, जिसमें रमेश बच जाता है। रमेश इसका इल्ज़ाम पूजा पर लगाता है और पुलिस के सामने बयान देता है कि मुझ पर गोली मेरी पत्नी पूजा ने चलवाई है। पुलिस पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। कुछ दिन जेल में रहने के बाद पूजा जमानत पर बाहर आती है और फिर कोर्ट में तारीख पर जाने लगती है। उसी कोर्ट में एक लड़का भी तारीख पर आया करता था। लड़का भी देखने में ठीक ठाक था। दोनों कोर्ट में मिलते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। उस लड़के का नाम था कल्याण। कल्याण पूजा से पूछता है कि तुमने क्या जुर्म किया है जो यहाँ तारीख पर आती हो? तो वह बताती है कि मेरे पति ने मुझ पर गोली चलवाने का झूठा आरोप लगाया है। पूजा कल्याण से पूछती है तो वह भी कहता है कि मुझ पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों की एक दूसरे से बातें होने लगती हैं। कल्याण झांसी जिला के टहरौली थाना के कुम्हरिया गांव का रहने वाला था। दोनों की दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहने लगते हैं और कुछ महीने बाद उनकी खुशहाल जिंदगी करवट लेती है और वर्ष 2019 में कल्याण की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पूजा अकेली पड़ जाती है। पूजा अब करे तो क्या करे? पहले ही बचपन में उसकी माँ मर चुकी थी, पिता की भी मौत हो चुकी थी। ऐसे में वह जाए तो कहाँ जाए? तब उसने फैसला लिया कि वो अपनी बहन जो कि ग्वालियर में ही रहती है उसके पास रहने लगती है। इधर कल्याण के गांव में उसका शांति पाठ होता है। पूजा उसमें शामिल होने उसके गांव जाती है और गांव में लोग पूछते हैं कि यह कौन है। तो परिवार वाले कहते हैं कि कल्याण इसी के साथ रहता था, इसका नाम पूजा है। कल्याण के घर वालों को पता चलता है कि इसके माँ बाप नहीं हैं, तो कल्याण के घर वाले उसे घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं और पूजा वहीं रहने लगती है। वहीं रहते हुए पूजा आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है, तो घर वाले उसका एडमिशन वहीं पास के डिग्री कॉलेज में करा देते हैं और उसका ख्याल बेटी की तरह रखने लगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी कल्याण का बड़ा भाई संतोष
पूजा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसको पसंद करने लगता है और धीरे धीरे पूजा और संतोष एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वर्ष 2022 में पूजा एक बेटी को जन्म देती है और समाज में ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि यह बेटी संतोष की है। संतोष तो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी रागिनी पहले घर में कलेश करती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी पूजा को स्वीकार कर लेती है, यह जानते हुए भी कि उसके पति का पूजा के साथ अवैध संबंध है और उससे बच्ची भी पैदा हो चुकी है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, संतोष रागिनी से दूरियां बनाने लगा और उसका ज्यादा समय पूजा के साथ बीतने लगा। पूजा की सभी ख्वाहिशें वो पूरी किया करता था। इसी को लेकर अक्सर संतोष और रागिनी में लड़ाई झगड़े होने लगे और रागिनी नाराज होकर अपने मायके चली गई। जब संतोष और उसके घर वाले रागिनी को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं तो रागिनी कहती है कि आधी जमीन मेरे नाम कर दो और घर में आधा हिस्सा मुझे दोगे, तभी मैं वापस आऊंगी। इस पर रागिनी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब यह बात पूजा को पता चलती है तो पूजा भी कहती है कि कल्याण के हिस्से की जमीन मेरे नाम कर दो, मैं अपने बच्चे के साथ ग्वालियर में रहूंगी, वहीं पर कोई बिजनेस व्यापार कर लूंगी और तुम लोग यहाँ रहना। इससे घर के सारे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। जब पूजा यह डिमांड करती है तो संतोष और उसके पिता अजय प्रताप सिंह तैयार हो जाते हैं, लेकिन सास सुशीला तैयार नहीं होती। सास कहती है कि वो पूजा को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगी। पूजा को यह बात अच्छी नहीं लगती और यहाँ से उसकी आंख में खटकने लगती है उसकी सास, और अब पूजा अपनी सास को रास्ते से हटाने का सोचने लगती है। इसी बीच पूजा ग्वालियर आकर रहने लगती है। पूजा अपनी बहन कामिनी उर्फ कमला को बताती है कि उसकी सास सुशीला उसको उसके पति का हिस्सा नहीं दे रही, जबकि उसके ससुर व संतोष हिस्सा देने को तैयार है। पूजा कामिनी को लालच देती है कि अगर तुम मेरी सास को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करोगी तो मैं अपनी जमीन का आधा पैसा तुम्हें दे दूंगी। कामिनी पूजा की बातों में आ जाती है। उसके बाद पूजा अपनी सास की हत्या की प्लानिंग शुरू कर देती है और तारीख तय होती है 22 जून 2025, क्योंकि इसी दिन पूजा की बेटी का जन्मदिन था। वह संतोष और अपने ससुर से कहती है कि मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है, आप लोग ग्वालियर आ जाओ, क्योंकि उसे पता था रागिनी अपने मायके में है और घर पर उसकी सास अकेली रह जाएगी। 22 जून 2025 को उसके ससुर अजय प्रताप और संतोष कुम्हरिया झांसी से बेटी का जन्मदिन मनाने ग्वालियर पहुंच जाते हैं। वहीं जन्मदिन में कामिनी भी अपने प्रेमी अनिल के साथ पहुंच जाती है। सभी लोग मिलकर पूजा की बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। इसी बीच कामिनी व अनिल अपनी पूर्व में बनाई हुई योजना के अनुसार वहां से जल्द ही निकल जाते हैं। पूजा संतोष और ससुर अजय को वहीं रोक लेती है। अनिल और कामिनी वहां से निकलकर सीधे संतोष के गांव कुंवरिया पहुंच जाते हैं और उसकी सास सुशीला से मिलते हैं और कहते हैं कि हम आपसे मिलने आए हैं। सुशीला खुशी खुशी उन दोनों का स्वागत सत्कार करती है, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था वह जिनका स्वागत सत्कार कर रही है वही उसकी जान के प्यासे हो जाएंगे। सुशीला उन दोनों को जलपान कराती है। तभी मौका पाते ही अनिल और कामिनी मिलकर सुशीला का मुंह दबा लेते हैं, जिससे बाहर आवाज न जाए, और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। उसके बाद दोनों उसको जहर का इंजेक्शन देते हैं और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं, यह सोचते हुए कि अब उनकी योजना सफल हुई और वे लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे। पूजा के बयान के आधार पर पुलिस जब कमला उर्फ कामिनी को गिरफ्तार करती है तो कामिनी एक नई कहानी बुन लेती है। वो पूजा के ससुर पे ही इल्जाम लगा देती है। वो कहती है कि पूजा का उसके ससुर के साथ अवैध संबंध है और अवैध संबंध होने की वजह से ही इन्होंने
मुझसे हत्या कराई है। तुम मेरी पत्नी की हत्या कर दो और मैं पूजा के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगूंगा। जब यह बात पुलिस ने सुनी तो पुलिस अजय को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन अजय स्पष्ट मना कर देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहें तो मेरे मोबाइल फ़ोन की डिटेल भी निकलवा सकते हैं। इस पर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को अजय की घटना में संलिप्तता नजर नहीं आती और पुलिस पूजा व उसकी बहन कामनी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है एवं अनिल की तलाश में जगह जगह दबिश देती है, लेकिन अनिल पुलिस के हाथ नहीं आता। फिर 2 जुलाई को शाम करीब 6 बजे अनिल की पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है और पुलिस मुठभेड़ के दौरान अनिल के पैर में गोली लग जाती है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। आइए देखते हैं इस घटना के बारे में पुलिस ने क्या कहा। दिनांक 24/6/2025 को अर्ली मॉर्निंग थाना टहरौली के कुम्हरिया गांव में सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष थी, कुछ अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी थी। इस पे इनके पति अजय प्रताप सिंह के द्वारा थाना टहरौली में तहरीर देकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम तथा अन्य सिविल की टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने हेतु अपराधियों को पकड़ने के लिए। इसी प्रयास में जो मृतका है, इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। वर्तमान में तीनों गुनहगार जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। रिश्तों की कशमकश जब लालच का रूप ले लेती है तो उससे जन्म होता है गुनाह का। फिर मनुष्य अपने पराये का भेद भूलकर केवल अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए एक अंधे रास्ते पर चलने लगता है। यह रास्ता आमतौर पर सलाखों के पीछे ही खत्म होता है। धन्यवाद।